गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इस चैप्टर के 3 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सामान्य जानकारी और पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। इस पार्ट नंबर 4 में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अपन एक एक करके इनको समझते हैं। एक तो है श्वसन और दूसरा है श्वसन तंत्र। सामान्य जानकारी के रूप में हम सभी जानते हैं कि श्वसन का मतलब हम वातावरण से कुछ गैसों को अंदर की ओर लेते हैं और अंदर की ओर लेने के बाद हमारे फेफड़ों के द्वारा उसमें से कुछ गैस को निकाल करके बाकी गैस को वापस छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है? श्वसन है। अगर इसकी वैज्ञानिक परिभाषा की बात की जाए कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन क्या है, तो परिभाषा क्या होगी? कोशिकाओं में O2 की उपस्थिति में, कोशिकाओं के पास O2 कहाँ से आएगी? तो हमारा जो रक्त है, रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन फेफड़ों में आने वाली ऑक्सीजन को ग्रहण करके हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक उसको सप्लाई करता है, पहुंचाता है। तो यहाँ पर कोशिकाओं की बात की जा रही है और कोशिकाओं में क्या आ गई? ऑक्सीजन। तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का क्या? ऑक्सीकरण होना। ऑक्सीकरण से तात्पर्य है ऑक्सीजन और जो खाद्य पदार्थ है उनके बीच में क्या होना? अभिक्रिया होना। अब ये खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है? तो जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट की बात यहाँ पर की जा रही है, ग्लूकोज की बात यहाँ पर की जा रही है। तो वो खाद्य पदार्थ है, ये क्या है? ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसके द्वारा जिसके ऑक्सीकरण से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये भी रक्त के माध्यम से पहुंचता है प्लाज्मा में, और ये ऑक्सीजन भी कौन लेके जाता है? रक्त ही लेके जाता है। कहाँ ले जा रहा है? कोशिकाओं में। तो इन दोनों के द्वारा, खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन के द्वारा हमारी कोशिका में किसका निर्माण होता है भाई? ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा यही है कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होना, अर्थात जिसमें ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इन दोनों के बीच में जो विक्रिया होती है ये ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। इसको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं, उपचयन विक्रिया इसको कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से एक तो बनता है जल H2, एक बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बनता है ATP। ये तो अपशिष्ट के रूप में बाहर छोड़ दिया जाता है और ये जो जल है ये उस कोशिका में काम आ जाता है। और जो 36 ATP बनता है, ATP की फुल फॉर्म होती है A4 एडिनोसिन, T4 ट्राई और P4 क्या यहाँ पर? फास्फेट है। तो यह एक प्रकार का यौगिक है जो कि उस कोशिका में ऊर्जा का काम करता है। तो उसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? ATP, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। इस ATP को उस कोशिका में कौन ग्रहण कर लेता है भाई? तो वो ग्रहण कर लेता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इस ATP को ग्रहण कर लिया जाता है। और जब उस कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये ATP है वो ADP में टूट करके उस कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? इसको कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस।
पावर हाउस। पावर का मतलब यहाँ पर शक्ति है और हाउस का मतलब यहाँ पर घर से है। यानी कोशिका के अंदर स्थित ऐसा कोशिकांग जो उस कोशिका के लिए एक पावर हाउस के रूप में काम करता है, एक बिजली घर के रूप में काम करता है। तो वो क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रश्न आ चुका कई बार, कंपटीशन में भी आता है और अपने एग्जाम में भी आता है। इसके बाद में कहाँ से आती है ये? तो ये श्वसन के द्वारा आती है। और इसी प्रकार से हमारी बॉडी की संपूर्ण कोशिकाएं इसी ऊर्जा पर क्या होती है? आधारित होती है। अगर ये प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुक जाए तो हमारी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कुछ समय के लिए अब अगर हम अपने श्वास को रोक दें, अपने नाकों को बंद करके श्वास को रोक लें, तो कुछ ही समय बाद में हमें बेचैनी होने लग जाती है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है। और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने पर इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी, और एटीपी नहीं बनेगी तो कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा की कमी होगी, और कमी होने पर व्यक्ति क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। जैसे अभी कल न्यूज में आया था, मैंने पढ़ा था कि इस समय जो कोरोना चल रहा है, उस कोरोना के कारण हम जो मास्क लगाते हैं, कई बार लगातार इस मास्क का प्रयोग करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होने से उस न्यूज में बताया गया था कि 2 व्यक्तियों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए प्राण वायु के रूप में काम करती है, और ये हमको इस प्रकृति में केवल और केवल पेड़ पौधों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो ये सारी प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए हमारे शरीर में जो सिस्टम काम करता है, जो तंत्र काम करता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। तंत्र के अंदर हम जानते हैं कि कई प्रकार के अंग मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को संपन्न कराने वाले सिस्टम को तंत्र के नाम से जानते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका चित्र है, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का। इस पूरे सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र। फर्स्ट ऊपरी श्वसन तंत्र, इसका नाम ही ऊपरी श्वसन तंत्र है, यानी जो ऊपर की ओर पाया जाता है। ऊपर की ओर कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए आप ये चित्र के अंदर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है यहाँ तक, तो इससे ऊपर जो भी संरचना है या जो भी भाग है वो क्या कहलाएगा भाई? ऊपरी श्वसन तंत्र। इसके ऊपर अब इसमें क्या क्या आएगा? इसमें एक तो आएगा अपने नासिका, इसको अपन नाक बोलते हैं, नोज। ये देखो, एक नाक होता है, 2 छिद्र उसमें होते हैं। तो फर्स्ट भाग तो इसका ये है ऊपरी श्वसन तंत्र का। सेकंड है इसमें माउथ, मुख है, ये मुख रहा। तीसरा है ग्रसनी, फेरिंक्स, ये रही। तो 1, 2 और 3। और चौथा क्या है इसमें? तो वो है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र इसमें यहाँ पर होता है, ये स्वर यंत्र होता है। यहाँ पर क्या होता है? स्वर यंत्र, इसको लैरिंक्स बोलते हैं। तो ये ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग है। कितने पार्ट हो गए भाई? 4। देखो यहाँ से बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये पूरा स्वर यंत्र है, ये रहा देखो, जहाँ पर ऊपरी संरचना है। जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर कंपन होता है और कंपन में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसके ऊपर वाले जो पार्ट है वो ऊपरी श्वसन तंत्र में आते हैं। पहला नाक है, दूसरा माउथ है, तीसरा ग्रसनी है, और चौथा क्या है? अपना स्वर यंत्र है। अब इससे आ जाओ नीचे। नीचे क्या क्या है? तो इसको बोलते हैं निचला श्वसन तंत्र। इसके भी 3 पार्ट है। पहला है श्वास नली, ट्रेकिया, ये रहा देखो, ये श्वास नली है। फिर है श्वसनी और श्वसनिका। ये जो श्वास नली है वो यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाती है, इधर बाएं श्वसनी और इधर दाएं श्वसनी। और फिर ये श्वसनी आगे जाकर के श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है? बट जाती है। तो यह हुई श्वसनी और श्वसनिका। इसके बाद में आते हैं फेफड़े। तो ये जो बंद स्पंदनुमा संरचना है, ये क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी लंग्स होते हैं। तो 2 भाग। और तीसरा जो पार्ट है हमारा श्वसन मांसपेशी, इसको अपन डायफ्राम या मध्यपट के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ होता है दोस्तों? तो ये अपने दोनों फेफड़ों के नीचे पाया जाता है।
तो एक एक करके इनके बारे में अपना विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें तो नासिका क्या है, नासिका क्या काम करते हैं हमारे श्वसन तंत्र में। तो नासिका हमारे श्वसन तंत्र में सबसे पहला ऑर्गन है जो कि इस रेस्पिरेटरी प्रक्रिया के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस नाक के अंदर कुछ रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल समान संरचनाएं, और साथ में वो श्लेष्मा झिल्ली होती है। श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा चिकना द्रव का स्राव किया जाता है, जिससे कि हमारी नाक वो लगातार नम बनी रहती है। जब हम इस नाक के माध्यम से श्वास को अंदर की ओर लेते हैं तो उस श्वास के अंदर उस वायु में उपस्थित जो कार्बन के कण, धूल के कण, परागण, पोल्यूशन जो भी उसमें होते हैं वो उस बालों से टकरा करके वो कण नीचे बैठ जाते हैं, और नीचे बैठने पर जो श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा स्रावित पदार्थ है उसके द्वारा वो चिपक कर वहीं पर रुक जाते हैं, और एक सामान्य फिल्टरित एयर होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। साथ में अगर एयर का तापमान ज़्यादा है तो उस तापमान को इस नम्य नासा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तापमान अगर कम है तो उसको नॉर्मल किया जाता है, तो ताप को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो ये काम है बड़े नासा का। इसके बाद में माउथ, किसी कारणवश अगर नाक अगर बंद हो जाए तो सेकेंडरी ऑर्गन के रूप में माउथ भी काम करता है। माउथ से भी अपना श्वास ले सकते हैं, लेकिन माउथ से ली गई जो श्वास होती है वो नाक की तुलना में कम शुद्ध होती है, क्योंकि उसमें नासा झिल्ली और रोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोनों श्वास के रूप में काम कर सकते हैं। इसके बाद में है ग्रसनी, इसको फेरिंक्स बोलते हैं। इसके 3 पार्ट है। नासा ग्रसनी जो नाक के आगे जुड़ी रहती है, माउथ ग्रसनी जो माउथ की पिछड़ी हुई रहती है, और ये अपनी कंठ ग्रसनी है। तो इन तीनों के द्वारा ही जो एयर अंदर ली जाती है उस एयर को आगे की ओर भेजने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में है स्वर यंत्र, जिसको लैरिंक्स बोलते हैं। ये लैरिंक्स ये पुरुषों का थोड़ा बड़ा होता है, महिलाओं का कम होता है। तो स्वर यंत्र का काम क्या है, स्वर को उत्पन्न करना। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं और अंदर लेने के बाद जब फेफड़ों के माध्यम से हम इस स्वर यंत्र में से बाहर की ओर निकालते हैं तो एक कंपन करता है, और इसके कंपन में हम अपने जीभ की सहायता लेते हैं, जिसके द्वारा हम कई प्रकार के ध्वनियों को उत्पन्न कर पाते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इसमें क्या होते हैं, वाक तंतु होते हैं। इस प्रकार के ऐसे वाक तंतु होते हैं, ऐसे 2 वाक तंतु होते हैं। जब इसमें से एयर प्रवेश करती है, दोनों वाक तंतु यहाँ पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। उसी कंपन के द्वारा आप क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये होता है फिर श्वास नली, जहाँ ग्रसनी जुड़ी हुई रहती है वहां पर स्वर यंत्र होता है। हमारे यहाँ पर 2 नलिकाएं हैं, एक तो स्वर यंत्र सब, एक तो श्वास नली है और दूसरी अपनी आहार नली। आहार नली जाती है पाचन तंत्र में, जो हम बढ़ चुके हैं वो पीछे की ओर होती है, और श्वास नली वो आगे की ओर होती है। देखो पीछे की ओर मैंने छोड़ दी आहार नली, ये आगे क्या आती है अपनी श्वास नली। तो ये वाला पढ़ेंगे अपन सेकंड पार्ट, जो कि अपना है निचला श्वसन तंत्र। पहला क्या है इसमें, श्वास नली। तो श्वास नली देखो यहाँ से प्रारंभ होती है। श्वास नली ग्रसनी से या फिर स्वर यंत्र से लेकर के कहाँ तक जाती है, ग्रसनी तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 25 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और इसमें दोस्तों सीधा आकार के क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। वो पाथियों से बनी हुई छल्ले होते हैं जो इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, और जब श्वास नली पिचकेगी नहीं तो आसानी से लगातार हमारे द्वारा ली गई एयर हमारे लंग्स में प्रवेश करती रहेगी। तो ये क्या हो गई, श्वास नली। श्वास नली के अंदर भी कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो लगातार श्लेष्मा का श्रावण करती है, और ये भी अंदर जाने वाली वायु में उपस्थित कणों को, धूल कणों को, पराग कणों को अपने साथ चिपकाकर अशुद्धियों को अंदर जाने से रोकने का काम ये भी करती है। इसके बाद में श्वसनी, तो ये श्वास नली यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो बाएं श्वसनी और एक है दाएं श्वसनी। श्वसनी के बाद में आते हैं श्वसनी का। ये श्वसनी आगे जाकर के कई भागों में बढ़ जाती है अलग अलग, जैसे कि पेड़ की मुख्य जड़ के पास में बहुत सारी जड़ें होती है, ठीक वैसे ही श्वसनी से बहुत सारी जब छोटी छोटी श्वसनियाँ निकलती है तो उसको श्वसनिका बोलते हैं।
तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जाते से बाद में आते फेफड़े। इन श्वसनी और श्वसनिकाओं के अंत में यहाँ पर ये लास्ट में क्या होते हैं, वो कूपिकाएं बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। इन कूपिकाओं की संख्या बहुत सारी होती है, लगभग 30 मिलियन कूपिकाएं अपने फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं। इन कूपिकाओं को अगर काट करके किसी क्षेत्रफल पर फैला दिया जाए तो लगभग 81 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल ये घेर सकती है। प्रश्न बनता है कि इतनी सारी कूपिकाएं हमारे शरीर में क्यों पाई जाती है? तो इन कूपिकाओं की अधिक संख्या होने का कारण यह है कि हमारे फेफड़ों के द्वारा अधिक से अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा सके। तो ये कब संभव होगा? जब उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो अधिक क्षेत्रफल के लिए हमारे शरीर में ये सभी कूपिकाएं पाई जाती है, ऐसी कूपिकाएं। और इन कूपिकाओं के बाहर क्या होता है? रक्त नलिकाओं का जाल फैला हुआ रहता है, और ये नलिकाएं वो केशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है भाई? केशिकाएं कहलाती हैं, केशिकाएं। केश यानी बाल, तो बालों के समान जो नलिकाएं हैं वो हमारे कूपिकाओं के बाहर, इसके बाहर कूपिका के बाहर रहती है। और कूपिका के बाहर इन केशिकाओं में उपस्थित जो रक्त है, रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन दाब प्रवणता के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर से लेता है और CO2 को यहाँ ला करके छोड़ देता है। और जब ये कूपिका पिचकती है तो इसमें भरी हुई जो CO2 है वो यहाँ से होती हुई वापस बाहर की ओर निकल जाती है। और जब ये फूलती है तो बाहर से एयर कहाँ प्रवेश करती है? अंदर की ओर, फिर ऑक्सीजन ले ली जाती है और CO2 इसमें छोड़ दी जाती है। तो ये हो गया श्वसन से संबंधित कूपिकाएं। इसके बाद में फेफड़े हैं। तो एक जोड़ी, दो फेफड़े, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। इन दोनों फेफड़ों की साइज में थोड़ा सा अंतर होता है। बायां जो फेफड़ा है इधर वाला, वो 2 पालियों में बटा हुआ रहता है और ये थोड़ा छोटा होता है लंबाई में, क्योंकि इस फेफड़े के पास में हमारा यहाँ पर हृदय भी होता है, हार्ट है। तो हार्ट यहाँ पर होने के कारण इसकी संरचना थोड़ी छोटी होती है, 2 पार्ट होते हैं। इधर वाला फेफड़ा थोड़ा अपना लंबा होता है और वो 3 पालियों में बटा हुआ रहता है। और फेफड़े हैं वो की मांसपेशियों से बने हुए हैं, स्पंजनुमा संरचना होती है, गुलाबी रंग के थैलेनुमा संरचना, जो फैलने की और सिकुड़ने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा जो श्वसन तंत्र का पार्ट है वह है श्वसन मांसपेशी, रेस्पिरेशन मसल्स। मित्रों आप जानते हैं कि मांसपेशी का काम क्या होता है? गति करवाना, मूवमेंट करवाना। हमारे शरीर में किसी प्रकार की जो गति है उसके लिए काम करने वाली मांसपेशियां ही जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर भी हमारा जो श्वसन तंत्र है, इनके फेफड़ों की जो मूवमेंट होती है, जो गति होती है पंपिंग करने की या फेफड़ों के कूपिकाओं के पिचकने की और फूलने की, तो वो इस मध्यपट्टी द्वारा या डायफ्राम के द्वारा ही होती है। तो ये डायफ्राम कहाँ होता है? तो ये डायफ्राम अपने जो दोनों फेफड़े हैं उन दोनों फेफड़ों के नीचे एक आधार तल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आधार तल के रूप में, सपोर्ट के रूप में होता है, सपोर्ट प्रदान करता है नीचे से। तो ये मांसपेशी से बनी हुई झुल्ली है। जब ये डायफ्राम नीचे की ओर आ जाता है, इसको बोलते हैं अनुशीतलन। तो इस फेफड़ों के अंदर का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो आयतन बढ़ जाता है। और जब किसी स्थान का आयतन बढ़ेगा दोस्तों, तो उस स्थान का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो घट जाती है। डेंसिटी घटने पर अंदर का दाब कम हो जाता है। और जब अंदर का दाब कम है और बाहर का दाब ज़्यादा है, तो एयर हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है? अधिक दाब से कम दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो बाहर से वायु अपनी नासा से या मुख से अंदर प्रवेश कर जाती है फेफड़ों के अंदर, कूपिकाओं के अंदर। और कूपिकाओं में जाने के बाद कुछ समय उसकी प्रक्रिया होती है, और जैसे फिर कुछ समय बाद में डायफ्राम कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर। तो डायफ्राम जैसे ऊपर की ओर आएगा तो हमारे फेफड़ों का जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो अब छोटा हो जाएगा। और आयतन छोटा हो गया तो उसमें भरी हुई वायु पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो उससे कूपिकाएं पिचकेगी, घनत्व बढ़ेगा।
दाब बढ़ेगा और दाब बाहर की तुलना में अगर अंदर अधिक हो गया तो हमारी कोशिकाओं में भरी हुई जो एयर है वो मित्रों कहाँ निकाल दी जाती है, बाहर की ओर त्याग दी जाती है। इसको हम बोलते हैं उच्च श्वसन। तो श्वसन को यहाँ पर अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं, अंदर की ओर लेने वाली क्रिया को निश्वसन और बाहर की ओर लेने वाली छोड़ने वाली क्रिया को उच्छ्वसन। और ये किसके माध्यम से हो रहा है, उस डायफ्राम के माध्यम से। तो ये हमारा पूरा क्या था, श्वसन तंत्र था। इस श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो एक सामान्य जो व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में श्वसन तंत्र के द्वारा लगभग 15 से 18 बार श्वसन करता है। अगर व्यक्ति छोटा है तो उसकी श्वसन रेट ज़्यादा होती है, जैसे लगभग नवजात शिशु के अंदर या बाल्य अवस्था में जो बालक होता है उसकी श्वसन रेट करीबन 30 से 35 बार प्रति मिनट होती है। उम्र के साथ में श्वसन दर धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फेफड़ों में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो तो उसकी श्वसन रेट भी और अधिक बढ़ जाती है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, बिल्कुल आसान है। श्वसन की परिभाषा क्या है और श्वसन तंत्र कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है दोस्तों। ऊपर वाला श्वसन तंत्र, नीचे वाला श्वसन तंत्र और तीसरा श्वसन मांसपेशी। ऊपर वाले में क्या क्या है, तो नासा है, नासिका है, माउथ, नासिका नासा एक ही बात है, नासिका माउथ है, ग्रसनी है और स्वर यंत्र है ऊपर वाला। नीचे वाले में क्या है, तो श्वास नली है, श्वसनी है, श्वसनिका है और फेफड़े हैं। और तीसरा क्या है अपना डायफ्राम है। तो इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और किसी प्रकार कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।